हेलो फ्रेंड्स। अब तक के वीडियोस में आपको राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 52 की उपधारा 1 के तहत वन अपराध से संबंधित वन उपज और वन अपराध में प्रयुक्त सामान को जब्त करके फर्द जब्ती को मुर्तिब करने के बारे में बताया। इसके अलावा मौके पर उपस्थित आरोपी को धारा 64 के तहत गिरफ्तार करके फर्द गिरफ्तारी करने के बारे में बताया और मौके की स्थिति का पर्चा बनाने हेतु मौका पंचनामा और नजरी नक्शा के बारे में बताया। इतनी कार्रवाई हो जाने के बाद अब वह जब्त करता वन अधिकारी अपने नाके में या रेंज ऑफिस जो भी नजदीकतम है वहां पर रिपोर्ट करता है और उसकी रिपोर्ट के तहत वहां पर प्रीलिमिनरी ऑफेंस रिपोर्ट यानी पीओआर जारी की जाती है और इन चारों डॉक्यूमेंट्स के पीछे फर्द जब्ती, फर्द गिरफ्तारी, मौका पंचनामा, नजरी नक्शा, इनके पीछे पीओआर के नंबर और दिनांक अंकित की जाती है। मेरे सभी सब्सक्राइबर साहिबा से निवेदन है कि ये वीडियोस वन विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए वे अपने ग्रुप में इसको डालकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें ताकि सभी वन कर्मचारियों, वन अधिकारियों का इसका लाभ मिल सके और वे अपने स्तर पर इन सभी अधिकारियों को मेरा चैनल सब्सक्राइबर करने के लिए बताएं ताकि यह चैनल अधिक से अधिक सब्सक्राइबर होने पर इसका लाभ सभी को मिल सके। अभी इस मामले में बहुत ज़्यादा वीडियोस बनने हैं और ये वीडियोस वन विभाग के कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आगे कार्रवाई क्या की जानी चाहिए, इस मामले में हम कानून को टटोलते हैं कि कानून क्या कहता है। तो कानून के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि भारतीय संविधान के तहत अधिनियम बनते हैं और अधिनियम की धाराओं को लागू करने के लिए, वो उनके प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाए जाते हैं। तो राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 76D कहती है कि इस अधिनियम के तहत किसी प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति है। तो राजस्थान वन विभाग में 1/10/1959 को दी राजस्थान फॉरेस्ट मैनुअल वॉल्यूम 2 स्वीकृत हुआ। इस वॉल्यूम 2 में राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 76D के तहत वन अपराध की विरुद्ध कार्रवाई करने के बाबत नियम बनाए गए हैं। इन नियमों के अनुसार किसी वन अपराध में जांच कार्रवाई करने के लिए नाकेदार या वनपाल और रेंज असिस्टेंट, रेंजर और उच्च अधिकारी वन अपराध के प्रकरण में जांच करने के लिए सक्षम है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वन रक्षक के अलावा सभी अधिकारी वन अपराध के मामलों में जांच करने के लिए अधिकृत किए गए हैं।
तो जब एक वन रक्षक से ऊपर के अधिकारी, वन रक्षक से ऊपर के वन अधिकारी किसी वन अपराध का पता लगाते हैं, तो वो उस मामले में वे मौके की कार्रवाई करके और फिर संबंधित नाके में इश्यू POR बुक, अपराध की प्रारंभिक सूचना की किताब में वन अपराध को दर्ज करना चाहिए। और इसके बाद ही वन अपराधी अपना वन अपराध कबूल करता है और वन अपराध को धारा 68 के तहत समन करना चाहता है, कंपाउंड करना चाहता है, तो उसके द्वारा किए गए वन अपराध का मुआवजा और वन अपराध में प्रयुक्त संपत्ति की कीमत यदि वह अदा करने के लिए राजी है, तो केस कंपाउंड करने का प्रार्थना पत्र लेकर और सक्षम अधिकारी तक, जो कंपाउंड करने में सक्षम है, उस अधिकारी तक उसको पहुंचाना चाहिए। और यदि सक्षम अधिकारी केस कंपाउंड के आदेश दे देता है और उसके द्वारा आदेशित राशि यदि वन अपराधी जमा कराने के लिए तैयार है, तो केस कंपाउंड कर देना चाहिए। और केस कंपाउंड करने के बाद में वह व्यक्ति मुक्त कर दिया जाता है और जब संपत्ति की राशि जमा कराने पर वो जब संपत्ति भी मुक्त कर दी जाती है और वो केस का निस्तारण हो जाता है। लेकिन यदि वन अपराधी केस कंपाउंड करवाना नहीं चाहता है या सक्षम अधिकारी द्वारा जो वसूल की जाने वाली राशि का आदेश दिया जाता है, वह राशि वह वन अपराधी जमा करवाना नहीं चाहता है, तो ऐसी सूरत में दो कार्रवाइयां होती है। पहली कार्रवाई में गिरफ्तार को बंद पत्र पर छोड़ने की कार्रवाई की जाती है। तो सक्षम अधिकारी धारा 65 के तहत उस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बंद पत्र पर मुक्त कर सकता है। लेकिन बंद पत्र पे मुक्त करने के लिए यह जरूरी है कि उस व्यक्ति की इतनी हैसियत हो कि यदि वह न्यायालय जब चाहे वह उपस्थित नहीं हो सके, तो उतनी राशि वह जमा करा सके। यदि उसकी हैसियत नहीं है ना, तो उसको वो बंद पत्र पर भी नहीं छोड़ा जा सकता। या वह अपराधी ऐसा व्यक्ति है जिसकी पहचान नहीं हो पा रही है कि इसका निवास पता आदि उसकी कोई पहचान नहीं हो पा रही है, तो इस प्रकार के व्यक्ति को बंद पत्र पर छोड़ा नहीं जा सकता है। तो गिरफ्तार को बंद पत्र पर छोड़ने के बाद वह बंद पत्र उस केस फाइल के साथ लग जाता है। और यदि बंद पत्र पे छोड़ा जाना संभव नहीं हो रहा है, तो उस व्यक्ति को 24 घंटों के भीतर संबंधित न्यायालय में मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाता है, जहां से उस व्यक्ति को जमानत पे या जेसी पे भेजने के मजिस्ट्रेट आदेश करता है। तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का निस्तारण होने के बाद वन अपराध प्रकरण की जांच की जाती है, इंक्वायरी की जाती है। तो जैसा मैंने पहले बताया कि यदि वन अपराध के प्रकरण का पता वन रक्षक से ऊपर का अधिकारी, वनपाल, रेंज असिस्टेंट, रेंजर या उसे उच्च अधिकारी पता लगाते हैं, तो उनको जांच करने के अधिकार भी धारा
76D के तहत बनाए गए नियमों में है। ये इसलिए हुए प्रकरण में यदि कोई आगे जांच करनी आवश्यक हो तो वो उस जांच को आगे पूरी करेंगे। लेकिन यदि किसी वन रक्षक ने वन अपराध को डिटेक्ट किया है, पता लगाया है, तो जितनी मौके की वह कार्रवाई कर सकता है, मौके की कार्रवाई करके उसकी रिपोर्ट 48 घंटों के अंदर अपने उच्च अधिकारी जो वन अपराध प्रकरणों में जांच करने में सक्षम हैं उनको रिपोर्ट करेगा। जो भी अफसर नजदीकतम है उसको रिपोर्ट करेंगे और ये रिपोर्ट होने के बाद वह अधिकारी उस प्रकरण की जांच करेगा। अब इस जांच के मामले में क्या प्रक्रिया है, जांच किस प्रकार से की जाती है, इसका मैं एक अलग से विस्तृत वीडियो बनाऊंगा। इस प्रकार वन अपराध के प्रकरण की जांच पूरी हो जाने के उपरांत जब्त संपत्ति की रिपोर्ट करने की और उसके निस्तारण करने की बात आती है, तो जिस अधिकारी ने जांच की है वह अधिकारी राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 52(2) के तहत वह जब्त की गई संपत्ति सहायक वन संरक्षक प्राधिकृत अधिकारी जो उस संपत्ति के अधिग्रहण करने के आदेश जारी करने में सक्षम होता है उसके समक्ष वह संपत्ति पेश की जाती है। और यदि वो संपत्ति ऐसी हो कि जिसे सहायक वन संरक्षक के सामने ले जाया जाना संभव नहीं है, उसकी मात्रा, उसकी साइज ऐसी है, तो सहायक वन संरक्षक को उसकी जब्ती की रिपोर्ट ही पेश करनी पर्याप्त होती है। और कुछ परिस्थितियों में जब्त की गई संपत्ति को उसके स्वामी को सुपुर्द की जा सकती है, लेकिन इसके लिए संपत्ति के स्वामी को भी एक बंद पत्र पेश करना जरूरी होता है कि मैं इस संपत्ति को जब भी न्यायालय या सहायक वन संरक्षक महोदय चाहेंगे तो मैं ला करके पेश कर दूंगा, मैं इसके साइज और स्वरूप में कोई बदलाव नहीं करूंगा। इस तरह का यदि वो बंद पत्र देता है तो संपत्ति के स्वामी को भी संपत्ति सौंपी जा सकती है। लेकिन ये उन्हीं परिस्थितियों में धारा 53 के तहत जब संपत्ति को बंद पत्र छोड़ना चाहिए जब वह संपत्ति वन विभाग के कार्यालय तक लाया जाना संभव नहीं हो या उसकी मात्रा या साइज ऐसी हो कि उसे वन विभाग के कार्यालय में लिखा जाना संभव नहीं हो, तो ऐसी सूरत में वह संपत्ति बंद पत्र पर छोड़ देनी चाहिए। जब ये संपत्ति प्राधिकृत अधिकारी सहायक वन संरक्षक के पास ले जाई जाती है और यदि सहायक वन संरक्षक के कार्यालय में उसको जमा करने की सुविधा वगैरह हो तो उस संपत्ति को सहायक वन संरक्षक के पास जमा करा देनी चाहिए और उसकी प्राप्ति रसीद लेकर के केस फाइल के साथ लगा देनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ सहायक वन संरक्षक के कार्यालय और उनके स्टोर अलग से नहीं है। ऐसी सूरत में वह संपत्ति रेंज कार्यालय के माल खाने में ला करके जमा कर देनी चाहिए और जमा करने की रसीद प्राप्त करके केस के साथ लगा देनी चाहिए। यदि जब्त की गई वन उपज नाशवान प्रकृति की है, वैसे वन उपज नाशवान प्रकृति की होती है, धीरे धीरे वो नष्ट होती जाती है और उसकी कीमत और उसकी मात्रा कम हो जाती है। तो वन उपज के मामले में नाशवान वन उपज के निस्तारण के लिए धारा 58 में प्रावधान दिए गए हैं। तो इस धारा 58 के अनुसार वन अधिकारी को कार्रवाई करनी चाहिए। धारा 58 क्या है? धारा 52 के अंतर्गत जब नाशवान संपत्ति के संबंध में प्रक्रिया 58 की उपधारा 1
एतद पूर्व कुछ भी समाविष्ट होने के बावजूद भी, मतलब पहले कुछ भी लिखा हो लेकिन उसके बावजूद भी क्या, क दंडनायक धारा 52 के अंतर्गत जब्त की गई कोई भी संपत्ति जो तुरंत एवं प्राकृतिक रूप से नाश या सड़ने वाली हो को बेचने के लिए निर्देश देगा। तो ये यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने नाशवान संपत्ति के निस्तारण की रिपोर्ट करनी चाहिए, जिसके ऊपर वो जो मजिस्ट्रेट है वो उसको बेचने के निर्देश देता है। और ख क्या है, यदि संपत्ति जब्त करने वाले अधिकारी की राय में उपधारा क के अंतर्गत दंडनायक की आज्ञा प्राप्त करना संभव नहीं है तो वह स्वयं ही उस संपत्ति को बेचकर विक्रय मूल्य की राशि निकटतम राज्य सरकार कोष में जमा करवाएगा। ऐसे जब्ती, विक्रय और उसकी राशि के प्रेषण की सूचना दंडनायक को भेजेगा और तत्पश्चात दंडनायक उस अपराधी पर मुकदमा चलाने संबंधी कार्रवाई जैसी वह आवश्यक समझे करेगा। मतलब उन मामलों में जिसमें जो जब्त वन उपज है वो बहुत जल्दी खराब होने वाली है और दंडनायक की है निर्देश देने तक वो बहुत खराब हो जाएगी, या दंडनायक से किसी अन्य कारणों से निर्देश प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जैसे पत्ते, फल, फूल, ये इस तरह की जो वन उपज है। तो ये इसके लिए जो जब्ती करता है ना वो स्वयं उसको बेच देगा। जो भी बेचने की प्रक्रिया अकाउंट रूल्स में है वो उसके अनुसार बेच करके और वह राशि राजकोष में जमा करा देगा और फिर इसकी जो सूचना है वो दंडनायक को देगा। तो ये सूचना परिवाद के साथ भी दी जा सकती है। जब दंडनायक के समक्ष प्रकरण का परिवाद पेश किया जाएगा तो उसके परिवाद में इसका उल्लेख कर दिया जाना चाहिए। तो दंडनायक इस राशि के संबंध में वो वही कार्रवाई करेगा जैसे वह उस समय करता है कि संपत्ति बेची नहीं जाती। मतलब यदि वन अपराध साबित होता तो वो संपत्ति का अधिग्रहण करता और वन अपराध साबित नहीं होता तो वो संपत्ति उसको मालिक को लौटा दी जाती है। तो इसमें भी जो राजकोष में पैसा जमा हुआ है, वन उपज को बेच करके जो राजकोष में पैसा जमा हुआ है, उस जमा पैसे के संबंध में भी दंडनायक इसी प्रकार के निर्देश दे सकते हैं कि यदि अपराध सिद्धि हो जाती है तो वो पैसा राज्य सरकार का हो जाएगा और अपराध सिद्धि नहीं होती है तो वो पैसा उस व्यक्ति जिससे वह संपत्ति जब्त की थी उसको लौटा दिया जाएगा। तो ये धारा 58 के तहत इस प्रकार कार्रवाई की जाती है। अब आते हैं कि जब्त संपत्ति में अधिग्रहण करने योग्य कोई संपत्ति नहीं है, केवल वह वन उपज है और वह सरकारी वन उपज ही है। तो सरकारी वन उपज का अधिग्रहण करने का कोई वो कार्रवाई होती नहीं है। तो उस व्यक्ति के खिलाफ दंडिक कार्रवाई करने के लिए न्यायालय में जब्त संपत्ति की रिपोर्ट जब्तकर्ता अधिकारी को पेश करनी होती है, या किसी सूरत में कहीं सहायक वन संरक्षक का पद नहीं हो या पद रिक्त हो तो वो उस कंडीशन में जब संपत्ति की रिपोर्ट सहायक वन संरक्षक कार्यालय में पेश नहीं की जाती है तो संबंधित न्यायालय के पास पेश की जाती है। अब राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 52 की उपधारा 2 के अनुसार यदि जब्त की गई वन उपज सरकारी संपत्ति है और वन अपराधी अज्ञात है, वन अपराधी का पता नहीं लगा है, तो ऐसे प्रकरण में
जब्ती की रिपोर्ट और परिस्थितियों की रिपोर्ट वह अपने उच्च अधिकारी को पेश करेगा। तो यदि वन रक्षक ने जब्त की है तो वो अपने उच्च अधिकारी, नाकेदार या वनपाल को पेश करेगा ही। और यदि किसी वनपाल ने ये इस तरह का वन अपराध पकड़ा है तो वो अपने रेंज अधिकारी को है पेश करेगा। और यदि रेंज अधिकारी ने मामला पकड़ा है तो अपने सहायक वन संरक्षक या उप वन संरक्षक को पेश करेगा। तो जिस अधिकारी को यह रिपोर्ट प्राप्त होती है तो वह अधिकारी उस प्रकरण की जांच करेगा और उस जांच में वन अपराधी का पता लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। और उसके बाद वे इसका परिवाद न्यायालय में पेश करेंगे, जिसमें न्यायालय धारा 54 के तहत कार्रवाई करेगा। तो जब संपत्ति के मामले में ये 3 प्रकार के है निष्ठान बताए गए थे, ये मैंने आपको पहले के वीडियो में भी बताया है, जो दोबारा एक बार और समझा दिया। अब इस वीडियो में आपको प्रीलिमिनरी ऑफेंस रिपोर्ट का प्रारूप क्या है, वो उसमें वन अपराध कैसे दर्ज करते हैं, बंद पत्र पर छोड़ने का प्रारूप क्या है, वो उसको कैसे भरा जाता है, और ऊपरनामे का प्रारूप क्या होता है, उसको कैसे भरा जाता है, और रेंज कार्यालय में वन अपराध पंजिका का प्रारूप क्या होता है, उसको दर्ज करने के लिए वो कैसे भरा जाता है, उसको कैसे दर्ज किया जाता है। इसके बारे में मैं इन प्रारूप को थोड़ा सा शामिल कर रहा हूं, तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको, और ये प्रारूप आपके कार्यालय में भी मिल जाते हैं, कोई नई बात नहीं है। वन अपराध के मामलों में जिन वन अपराधों की सजा 1 साल से कम है, तो उन अपराधों में संज्ञान लेने की अवधि सीआरपीसी की धारा 468 के अनुसार 1 वर्ष मानी गई है। यानी कि वन अपराध घटित होने से 1 वर्ष की अवधि के भीतर उसको, उसके परिवार को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर देना चाहिए, ताकि मजिस्ट्रेट उसके ऊपर संज्ञान ले सके। 1 वर्ष के बाद यदि कोई परिवार पेश करते हैं मजिस्ट्रेट के सामने, तो उसका
स्पेसिफिक रीजन देना पड़ता है, अन्यथा उस परिवार पे मजिस्ट्रेट स्वीकार नहीं करेगा और वह एक वन अधिकारी की जिम्मेदारी बन के रहता है। तो जिन मामलों में संपत्ति के अधिग्रहण करने के लिए सहायक वन संरक्षक न्यायालय में प्रकरण पेश किया जाता है, जब संपत्ति पेश की जाती है तो सहायक वन संरक्षक को चाहिए कि 1 साल के भीतर भीतर जल्दी ही उसके ऊपर अपना निर्णय सुना दे, क्योंकि इसके बाद वह मूल पत्रावली सहायक वन संरक्षक के कार्यालय से ली जाकर उसके ऊपर न्यायालय में परिवाद भी पेश किया जाना होता है। तो न्यायालय में जो परिवाद पेश जाता है, एक तो परिवाद पेश होता है जब धारा 52(2) के तहत जब्तकर्ता अभिकरण की गई संपत्ति की रिपोर्ट न्यायालय में पेश करता है। और दूसरा परिवाद तब जाता है कि जब उच्च अधिकारी प्रकरण की जांच करने के बाद उस प्रकरण का परिवाद न्यायालय में पेश करता है। इन दोनों परिस्थितियों में न्यायाधीश राजस्थान वन अधिनियम की धारा 54 के तहत तो परिवाद प्राप्त होने पर कार्रवाई आरंभ करता है, जिसके अंदर आरोपियों को गिरफ्तारी करना वगैरह शामिल होता है। अब एक सवाल उठता है कि जिस व्यक्ति को बंद पत्र पे छोड़ते हैं या जिस संपत्ति को बंद पत्र पे छोड़ते हैं, यदि वह व्यक्ति बंद पत्र की पालना नहीं करता है या बंद पत्र में अंकित शर्त की पालना नहीं करता है, तो उस बंद पत्र में जो राशि अंकित की जाती है उसकी वसूली कैसे की जाए। तो इस मामले में राजस्थान वन अधिनियम की धारा 85 के अनुसार बंद पत्र में अंकित राशि की वसूली भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। इस प्रकार जो वन अधिकारी वन अपराध का पता लगाता है तो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि जब्त की गई संपत्ति, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के संबंध में उचित कार्रवाई की जाए और प्रकरण को सहायक वन संरक्षक या न्यायालय में पेश करना होता है। वन अपराध में अपराधी को सजा दिलवाने के लिए न्यायालय में धारा 54 के तहत जो परिवाद पेश किए जाते हैं, जिस पर न्यायाधीश कार्रवाई करता है, तो इसमें परिवाद की जो परिभाषा है वह सीआरपीसी के धारा 2 की उपधारा डी के अंदर बताई गई है, जिसके अनुसार परिवाद से इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप में उससे किया गया यह अभिकथन अभिप्रेत है कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात, अपराध किया है, किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है। तो पहली बात में तो यह है कि परिवार में पुलिस रिपोर्ट नहीं आती, चालान नहीं आता है। दूसरा यह है कि परिवार में मौखिक या लिखित रूप में मजिस्ट्रेट के समक्ष एक अभिकथन ये इस उद्देश्य से किया जाता है कि आरोपी को सजा मिले, और कोई आरोपी ज्ञात होता है तो भी परिवाद किया जाता है और अज्ञात होता है तो भी परिवाद किया जा सकता है। तो पहले तो आप ये इसका परिवाद लिखें, परिवाद के साथ में उसके संलग्न करने वाले दस्तावेजों की सूची लगाएं, जिसको सूची दस्तावेज बताते हैं। सूची दस्तावेज में मुख्य रूप से फर्द अभिकरण या फर्द जब्ती, फर्द गिरफ्तारी, मौका पंचनामा, नजरी नक्शा, वन अधिकारी का अपॉइंटमेंट लेटर और पोस्टिंग लेटर की कॉपी, वन खंड के नोटिफिकेशन की कॉपी, फिर उसके बाद में प्रारंभिक सूचना रिपोर्ट,
POR। फिर उसके बाद में यदि आरोपी को बंद पत्र पे छोड़ा गया है तो वह बंद पत्र, यदि जब संपत्ति को बंद पत्र में छोड़ा है तो वह बंद पत्र, यदि जब संपत्ति को सहायक वन संरक्षक के पास पेश की गई है और वही जमा कराया है तो उसकी प्राप्ति रसीद, यदि जब संपत्ति को रेंज कार्यालय के मालखाना में जमा कराया है तो उसकी रसीद, जब संपत्ति के अधिग्रहण के लिए जो सहायक वन संरक्षक को रिपोर्ट भेजी गई है उसकी प्रति, और मौके पे जो फोटोग्राफ खींचे गए हैं या वीडियोग्राफी की गई है वो फोटोग्राफ में मूल मेमोरी कार्ड या फोटोग्राफ की नेगेटिव फिल्म, और वीडियोग्राफी की गई है तो वीडियोग्राफी की कॉपी और उसकी मूल मेमोरी कार्ड ये साथ लगाया जाता है। इसके अलावा और कोई दस्तावेज हो तो वो उसमें सूची दस्तावेज में अंकित की जाती है। इसके बाद लगाई जाती है सूची गवाह कि इस प्रकरण में कौन कौन ओरल एविडेंस है, कौन कौन गवाह है। तो गवाहों के साक्ष्य में सबसे पहले जब्तीकर्ता अधिकारी का नाम पद आता है। उसके बाद उसके साथ कौन कौन वन अधिकारी वन कर्मचारी थे उनके नाम, पदनाम और पदस्थापन में उल्लेख होता है। इसके अलावा वहाँ स्थानीय लोग या प्राइवेट व्यक्ति जो है गवाह थे, जो गवाह हैं उनके नाम, पिता का नाम, आयु, उम्र, पता आदि उनका विवरण लिखा जाता है। इसके अलावा जब संपत्ति को जिसके पास से जमा कराया गया है वो उस व्यक्ति का नाम भी गवाह सूची में आता है। फोटोग्राफ जिस फोटोग्राफर से तैयार करवाए गए हैं या वीडियोग्राफी की कॉपी जिस टेक्नीशियन से तैयार करवाई गई है वो उसका नाम भी सूची गवाहन में आता है। इसके अलावा जो भी व्यक्ति जो इस केस के लिए सुसंगत साक्ष्य है उसके ओरल एविडेंस के लिए उसका नाम सूची गवाहन में लिखा जाता है। तो परिवार, उसके बाद में सूची दस्तावेज, उसके बाद में सूची गवाहन, और फिर वो दस्तावेज जो सूची दस्तावेज में अंकित है वे मूल दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में परिवार के साथ लगाया जाता है। तो परिवार न्यायालय में पेश करने के बाद विभाग की कार्रवाई पूरी हो जाती है। उसके बाद न्यायालय की कार्रवाई शुरू होती है या सहायक वन संरक्षक द्वारा अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू होती है। अब जब संपत्ति का अधिग्रहण कैसे करते हैं, कॉन्फिस्केशन कैसे करते हैं, वो प्रक्रिया क्या होती है, वो मैं अलग से वीडियो में बनाऊंगा कि जब संपत्ति के अधिग्रहण में सहायक वन संरक्षक जो प्राधिकृत अधिकारी होता है उसके द्वारा किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। उसके बाद में यदि उसके आदेश के विरुद्ध मुख्य वन संरक्षक में अपील होती है तो मुख्य वन संरक्षक में अपील का निस्तारण कैसे होना चाहिए, और इसके अलावा जब उसकी निगरानी सेशन कोर्ट में पेश होती है तो जब्तकर्ता को सेशन कोर्ट का जो सरकारी वकील होते हैं PP पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उनको नियमों की पूर्ण जानकारी भली भांति रूप से समझाना पड़ता है ताकि वह सही नियम के अनुसार सेशन जज के सामने विभाग का पक्ष कर सके। इस जब संपत्ति के अधिग्रहण के लिए अधिकांश मामले सेशन न्यायालय में जाकर के फैल हो जाते हैं। सेशन न्यायालय इस कानून को पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं और वो इस जब संपत्ति को जमानत पे छोड़ने के और बैंक गारंटी पर छोड़ने के आदेश दे देते हैं, और उसका एक भी मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में गया हो मेरी जानकारी में नहीं है। इसलिए अगले वीडियो में आप बने रहिए मेरे साथ, जब संपत्ति के अधिग्रहण की कार्रवाई के बारे में आपको बताएंगे। धन्यवाद।